हाँ भाई मारती हूँ जंग के लिए तैयार। तो भाई जैसे कि आप लोग सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके सामने आ चुके हैं सोसाइटल इम्पैक्ट के नोट्स। और भैया ये क्या डिजिटल नोट्स, अभी तक तो हम हैंड रिटन नोट्स से कर रहे थे। तो हाँ यार, ये पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरी वाला चैप्टर था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि आप लोगों को जो हैंड राइटिंग है वो क्लियरली समझ में आए। तो इसलिए यार मैंने सोचा कि यार क्यों ना आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स के बदले डिजिटल नोट्स ही प्रोवाइड कर दिए जाएँ। उससे आपको बेनिफिट ये होगा यार कि आपको हैंड राइटिंग समझने में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैसे तो पहले भी नहीं आ रही थी, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरी की पूरी चीजें सोसाइटल इम्पैक्ट की सारी थ्योरी इस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में कवर हो रही है, ठीक है। और वैसे तो यार नोट्स में इतनी इजी लैंग्वेज का यूज किया हुआ है, इतनी ज्यादा आसान लैंग्वेज है कि नॉर्मली आप जस्ट एक बार नोट्स को रीड भी कर लेते हो तो भी आपका सारा चैप्टर इजीली आपको याद हो जाएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 90% यार आपका चैप्टर ऐसे ही कवर हो जाएगा। फिर भी अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहते हो तो फिर नोट्स को एक्सेस करने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। वहां से यार आपको इजीली आप सारे चैप्टर्स के नोट्स एक्सेस कर सकते हो। पूरी की पूरी क्लास 11th की सारे चैप्टर्स हैंड रिटन में अवेलेबल है नोट्स, बाकी ये वाला चैप्टर आपको डिजिटल में मिल रहा है, ठीक है। और सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम चैनल से। तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो लाइक कर देना यार वीडियो को लाइक करने से रीच बढ़ेगी थोड़ी सी, ठीक है। और वीडियो का लाइक बटन फ्री होता है एकदम, और अच्छा लगता है मेरे को सपोर्ट मिलेगा, मैं आपके लिए और ज्यादा PYQs वगैरह ला पाऊंगा, ठीक है। तो लाइक कर देना और साथ साथ में शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स की। अब भैया ये डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, नाम तो हमने पहली बार सुना हुआ है, बट क्या है ये डिजिटल फुटप्रिंट्स? क्या है, किसी के पैरों के निशान है या फिर क्या कोई सच में फुटप्रिंट्स हैं? तो देखो यार, डिजिटल फुटप्रिंट्स वो होते हैं यार, फुटप्रिंट्स होती है एक टाइप की निशानी, ठीक है। फुटप्रिंट्स यानी कि किसी भी टाइप की निशानी जो भी हम देखते हैं जिसके थ्रू हम कुछ ना कुछ समझ सकते हैं, कुछ ना कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि यहां से कोई तो गया है। जैसे कि यार फुटप्रिंट्स का यूज कैसे हो सकता है, मान लेते हैं कि यार हम हमारे में फुटप्रिंट्स का यूज कुछ इस प्रकार होता है। एक सेकेंड। तो यहां पे आप जैसे कि देख सकते हो, डिजिटल फुटप्रिंट्स एनकम्पासेस द डाटा, एक सेकेंड, digital footprints encompasses the data trail left by our online activities including intentional और and unintentional submissions। तो यार ये हमारे कुछ उस टाइप के ट्रायल्स होते हैं, ट्रेल होते हैं, यानी कि यार कुछ ऐसी निशानियां होती हैं जो कि हम ऑनलाइन होते वक्त हम सबमिट कर देते हैं इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, ठीक है। तो कुछ चीजें हमारी इंटेंशनली एक्टिविटी सबमिट हो जाती है और कुछ अनइंटेंशनली सबमिट हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, जितनी भी निशानियां हैं जो भी हमें ऑनलाइन प्रेजेंस को शो करती हैं, जो भी हम ऑनलाइन करते हैं, ये सारी निशानियां कुछ नहीं है, दीज ऑल आर डिजिटल फुटप्रिंट्स, ठीक है। अब कई बार यार ये हम इंटेंशनली सबमिट करते हैं, कई बार अनइंटेंशनली सबमिट करते हैं। तो इसी के बेसिस पे इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहां पे दिख रहा होगा कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स में एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड एज वेल एज पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो भैया एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? तो देखो यार, जितने भी आपके इंटेंशनल सबमिशंस होंगे जो कि आपकी मर्जी से आपने खुद से किए होंगे, कोई भी सबमिशंस हो सकता है यार, कोई ईमेल हो, रिस्पॉन्स हो, कोई पोस्ट हो, कोई हो वेबसाइट का कोई पोस्ट हो, कोई कमेंट हो, ये सारे के सारे इंटेंशनल सबमिशंस होते हैं, ठीक है। तो जो भी सबमिशंस आप इंटेंशनली करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, दोज ऑल सबमिशंस आर टर्म्ड एज एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स, ठीक है। ये एक्टिव फुटप्रिंट्स होते हैं। बट एट द सेम टाइम पैसिव यानी कि यार हमारे सामने नहीं हो रहा है कोई काम, जो पैसिवली चल रहा है बट हमें पता भी नहीं है। तो अनइंटेंशनल डाटा जो कि जनरेट हो जाता है जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं या फिर कोई ऐप यूज करते हैं, ऑनलाइन ब्राउजिंग करते हैं, तो उस टाइम पे जो डाटा जनरेट हो जाता है उस डाटा को हम बोलते हैं पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो आई होप यार ये वाली चीज आपको एकदम क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं डाटा इंक्लूडेड की। अब देखो यार, वेबसाइट विजिट, जो भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं, ईमेल भेजते हैं, इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं ऑनलाइन, वो सारा का सारा डाटा इसमें इंक्लूड हो जाता है इन डिजिटल फुटप्रिंट्स। इसके बाद है कंप्यूटर्स IP लोकेशन और डिवाइस स्पेसिफिक डिटेल्स, ये सब कुछ हम इजीली पता लगा सकते हैं और ये सब कुछ इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए यार, जब भी हम ऑनलाइन किसी भी टाइप की एक्टिविटीज करते हैं, तो एक एक्टिविटी जो भी हमने एक बार कुछ सबमिट कर दिया, कोई भी अगर हमने फुटप्रिंट्स वहां पे छोड़ दिया किसी वेबसाइट का, तो उस फुटप्रिंट से बहुत सारी चीजें एक्सेस की जा सकती है, फुटप्रिंट्स का गलत तरीके से यूज किया जा सकता है आपके डाटा का, ठीक है। तो ये हमें आगे बहुत बताया जाएगा। जैसे कि पोटेंशियल यूजेस, तो इसके लिए यूजेस फिलहाल कैसे की जा रहे हैं, जैसे कि यार कंपनीज हैं, अब जैसे कि इंस्टाग्राम है, कई बार मेरे साथ भी हुआ है, इंस्टाग्राम है या फिर फेसबुक है, ये सब कंपनियां क्या करती हैं यार, जैसे कि हम कोई भी डाटा सबमिट कर रहे हैं, हो सकता है हमारी चैट्स का डाटा हो वो, या फिर हो सकता है हमारे पोस्ट से रिलेटेड कोई डाटा हो। अब मान लेते हैं कि मैं कोई भी पोस्ट डाल रहा हूँ रिलेटेड टू अ वॉच और समथिंग, ठीक है, जो भी चीज में डाल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ किसी स्मार्ट वॉच की, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो
इंटेंशनली या फिर इंटेंशनली सामने से जो फेसबुक होगा या फिर इंस्टाग्राम होगा वो मेरे को स्मार्ट वॉचेस के एड्स रेकमेंड करने लग जाएगा। यार ये वर्क कैसे करता है, इनकी खुद की एल्गोरिदम होती है जो कि ट्रैक करते रहती है कि यूजर के इन स्पेसिफिक डिटेल्स को सर्च कर रहा है, ठीक है, क्या सर्च क्वेरीज है, और उसके बेसिस में ये आपको पर्सनलाइज्ड एड्स भेजते हैं। यानी कि अगर मैंने स्मार्ट वॉच सर्च किया तो मेरे को स्मार्ट वॉच, किसी को स्मार्टफोन, लैपटॉप वाले को लैपटॉप, ठीक है, जो आप सर्च कर रहे होगे ऑनलाइन जो आप सर्च कर रहे होगे ऑनलाइन, उन्हीं सब ट्रेल्स का यूज करके ये आपको पर्सनलाइज्ड एड्स भेजते हैं, जिससे कि टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट हो जाती है बहुत कम कॉस्ट में। सेकंड चीज है रिस्क ऑफ मिसयूज एंड एक्सप्लॉइटल। तो यहाँ पे रिस्क होता है यार मिसयूज करने का, डाटा को हमारे मिसयूज किया जा सकता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अगला है यार, ये कुछ टाइप की एक एनसीईआरटी में एक इमेज देखी थी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट्स की, ठीक है, तो वो इमेज भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी है ताकि आपको ज्यादा बेटर वे में समझ में आए। बेसिकली दिस इज हाउ आवर डिजिटल फुटप्रिंट्स लुक्स। यहाँ पे हमने बहुत सारे सोशल मीडिया के आइकन्स दिख रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, पिंटरेस्ट, ट्विटर, दैट इज एक्स, अब एक्स हो गया है, एंड लिंक्डइन, और भी बहुत छोटे छोटे आइकन्स दिखा रखे हैं सारे सारे सोशल मीडिया के, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, तो नेक्स्ट इज यार इंपॉर्टेंस ऑफ अवेयरनेस, यानी कि बीइंग कॉन्शियस ऑफ डाटा ट्रायल लेफ्ट। तो हमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस है भाई अवेयरनेस फैलाने की, ताकि हम कॉन्शियस हो जाएं कि हम क्या क्या डाटा पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यानी कि यार हो सकता है हमने कोई ईमेल अपना किसी वेबसाइट पे डाला, अब हो सकता है कि उस ईमेल का वो किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करे, ठीक है, हो सकता है वो उस ईमेल से आपके पासवर्ड को गैस करने की कोशिश करे, या फिर जो आपने पासवर्ड डाला है, कई बार होता क्या है जो हम ईमेल आईडी का पासवर्ड है और जो हम अपना किसी वेबसाइट का पासवर्ड है उसको सेम रख देते हैं, तो हो सकता है वो पासवर्ड से आपकी ईमेल भी एक्सेस की जाए, या फिर हो सकता है इसका बहुत तरीके से मिसयूज भी किया जा सकता है, तो हमें इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। सेकंड चीज है कि कॉशन इन राइटिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग एंड ब्राउजिंग ऑनलाइन। यानी कि हम कुछ भी लिख रहे हैं ऑनलाइन, कोई कमेंट लिख रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, या फिर कुछ लिख रहे हैं स्पेशली, ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को अपलोड करते टाइम हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए कि भाई हम अपनी ऑनलाइन एक आइडेंटिटी को सबमिट कर रहे हैं, हम एक ट्रेल छोड़ रहे हैं पीछे, ठीक है, कोई भी हम एक फुटप्रिंट छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो वो उन चीज़ों का कोई मिसयूज ना कर पाए, तो इसलिए हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगला है ग्रोथ ऑफ डिजिटल ट्रेल। अब क्या है यार, यहाँ पे कनेक्टेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू एन एक्सपैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स। तो यार बहुत सारे इंडिविजुअल्स का जो कलेक्टेड डाटा होता है ये एक बहुत ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल में किया कर सकती है वो सब कंपनीज, वो सब सोशल मीडिया कंपनीज जो कि टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स दिखा रही हैं, ठीक है, और जैसे कि इनका कनेक्टेड इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट टू एन एक्सपैंडिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स। इतने सारे इंडिविजुअल्स, इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स बना रहे हैं, हर दिन के कुछ ना कुछ नए नए डिजिटल फुटप्रिंट्स जनरेट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगला है एग्जामिनेशन ऑफ ब्राउजिंग सेटिंग्स रिवील्स डाटा स्टोर लाइक ब्राउजर हिस्ट्री एंड पासवर्ड्स। तो कुछ ब्राउजर्स की सेटिंग्स भी हमने देखी, तो एक्सप्लोर करके पता चलता है कि ये हमारे पासवर्ड्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। कई बार हमसे पूछा जाता है कि क्या आप पासवर्ड सेव करना चाहते हैं ब्राउजर में, तो मैं तो यार हमेशा नो कर देता हूँ, और आपको भी नो कर देना चाहिए, क्योंकि यार ब्राउजर में अगर आप पासवर्ड सेव कर देते हैं तो अगर किसी और के पास हमारा फोन होगा तो ऑब्वियसली वो हमारा पासवर्ड इजीली देख सकता है, बट उन पासवर्ड्स को ब्राउजर में भी सेव कर लिया जाता है, जिसकी वजह से उन पासवर्ड्स का फर्दर मिसयूज हो सकता है। तो उनको कभी भी सेव ना करें, कहीं पे आपको अगर अलग से नोट करना हो तो फिर सीक्रेटली नोट कर लें, या फिर अपने दिमाग में याद रखें सबसे अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसको कोई चोरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट थिंग इज स्टोरेज एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे यार बात करते हैं स्टोरेज कैसे होती है। मोस्ट डिजिटल फुटप्रिंट्स आर स्टोर्ड इन सर्वर्स वेयर एप्लीकेशंस आर होस्टेड, लिमिटेड एक्सेस टू रिमूव और इरेज डाटा, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स यूज। यानी कि यार यहाँ पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अगर हमने एक बार कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट जनरेट कर दिया तो हो सकता है वो हमारे फोन से या फिर आप लोगों के फोन से सब कुछ डिलीट हो जाए, बट वो जो मेन सर्वर है वहां पे डाटा हमेशा रहने वाला है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं। यानी कि लगा लो अगर एक बार आपने कोई डाटा जनरेट कर दिया, एक बार आपने कोई फोटो अपलोड कर दी, तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो हमेशा उस सर्वर पे रहने वाला है, ठीक है, अभी भी होगा। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए इन सब चीजों को करते वक्त, ठीक है। ऑनलाइन हम कोई भी चीज हम शेयर कर रहे हैं या फिर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको इरेज करना या फिर रिमूव करना टोटली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहने वाला है हम सब लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें एक बार उनके पास डाटा पहुंच जाएगा तो फिर उसका तो सर्वर में स्टोर हो जाता है, और हमारे फोन से तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के फोन से भी डिलीट कर सकते हैं, बट मेन सर्वर में वो हमेशा स्टोर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स। इवन इफ अटेम्प्ट्स आर मेड टू इरेज ऑनलाइन एक्टिविटी, डाटा डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड्योर। तो सेम वही बात है, अगर हम ट्राई भी करें तब भी हम नहीं हटा सकते। नो गारंटी ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन फ्रॉम द इंटरनेट। तो इंटरनेट में से उसका कंप्लीट एमिशन नहीं होने वाला है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। एंड मैक्सिमम चांसेस में एमिशन पूरा तरीके से हटता नहीं है कोई भी चीज, ठीक है, कंप्लीटली कोई भी चीज रिमूव नहीं हो पाती है।
रिफ्लेक्शन, तो यार यहाँ से हम क्या समझ पाए, कंसिडरेशन ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट्स एंड जजिंग एटीट्यूड्स एंड वर्क एथिक्स, रिकॉग्निशन ऑफ दैट ऑनलाइन एक्टिविटीज लीव ट्रेसेस ऑन इंटरनेट। तो हमें ये समझना चाहिए कि यार ऑनलाइन एक्टिविटीज जो होती हैं वो इंटरनेट पे कोई एक ट्रेस छोड़ देती हैं, तो उन ट्रेसेस का मिसयूज किया जा सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। बेसिकली ये पूरा पैराग्राफ इसी चीज के बारे में है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। अब देखते हैं डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल सोसाइटी एंड नेटिजन। तो देखो यार, डिजिटल सोसाइटी मतलब समझ में आ रहा होगा वो सारी सोसाइटी जो कि डिजिटली ऑपरेट की जा रही है, ठीक है। डिजिटली एक सोसाइटी एक होती है जो हमारे ग्राउंड लेवल पर रियलिटी में जो सोसाइटी होती है जिसकी हम बात करते हैं, एक होता है डिजिटल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिटल सोसाइटी कुछ बात हो रही है, जैसे कि हम पहले ओवरव्यू में बात करते हैं, सोसाइटी इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर डेली टास्क। रोजमर्रा के काम के लिए हम आजकल डिजिटली ज्यादा हम रिलाय करने लग गए हैं चीजों के लिए, ठीक है। जैसे कि पहले यार क्या होता था, अगर कोई सामान लेके आना है हम किसी से बोल देते कि यार आते वक्त ये वाला सामान लेके आना क्योंकि मुझे जरूरी है। अब के टाइम पे क्या यार, लोग चले जाता और उसके बाद जाके फोन में मैसेजेस के थ्रू बताते कि हाँ यार मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो जो भी है डिजिटल मीडियम्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि यार ये चीजें गलत हैं, बट ऑब्वियसली दीज आर यूजफुल फॉर अस, बट यहाँ पे एट द सेम टाइम हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर रिलाई हो जा रहे हैं बहुत ज्यादा। Next is digital society encompasses activities like communication, banking, shopping, etc., education, etc., driven by online transactions। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। एजुकेशन के लिए, शॉपिंग के लिए, हर चीज़ों के लिए हम ऑनलाइन ही सोसाइटी का यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डिजिटल सिटीजन एंड नेटिजन। अब देखो यार ये नेटिजन क्या वर्ड है। अब ये देखो यार जो नेटिजन है, नेट वर्ड तुम्हें आपको पता है इंटरनेट से जो नेट वर्ड आया, ठीक है। ये नेट वर्ड कहाँ से आया, इंटरनेट से आया। तो जो इंटरनेट से कनेक्टेड जितनी भी चीजें होंगी ना, और इंटरनेट का यूज करने वाला जो सिटीजन है, दैट सिटीजन इज टर्म्ड एज नेटिजन, ठीक है। इंटरनेट का नेट एंड सिटीजन का जन, तो नेटिजन। तो यहां से एक वर्ड बना हमारा नेटिजन। एनीवन यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड द इंटरनेट इज अ डिजिटल सिटीजन और नेटिजन। तो जो भी इंसान अगर वो इंटरनेट का यूज कर रहा है या फिर किसी भी डिजिटल डिवाइस का यूज कर रहा है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो यार उसको हम नेटिजन टर्म कर देंगे। अगला है बीइंग अ रिस्पांसिबल नेटिजन इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसिंग सेफ, एथिकल एंड लीगल यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो नेटिजन होने का मतलब ये है कि आप सही तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो और किसी भी प्रकार से उसका मिसयूज ना कर रहे हो। अगला आता है हमारा एटिक्वेट्स। अब देखो यार ये एटिक्वेट्स वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में डिजिटल सोसाइटी है या फिर आपका हम कह सकते हैं फुटप्रिंट्स वाला, डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जाम्स में थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। और ध्यान रखना कई बार क्या होता है हमसे प्रोग्राम्स वगैरह नहीं बनते, तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन बहुत हेल्प करते हैं। तो इस वाले चैप्टर को लाइटली मत लेना, इसको अच्छे से कवर करके जाना, एक एक क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना क्या क्या है ओवरऑल चैप्टर में। वैसे तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद आ ही जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेट एटिक्वेट्स की। तो सबसे पहले यार यहाँ पे आता है हमारा बी एथिकल, बी रिस्पेक्टफुल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एटिक्वेट्स मिल रहे हैं, जैसे कि पहले आएगा नेट एटिक्वेट्स, फिर आएगा कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स, फिर आएगा सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। तो 3 टाइप के ओवरऑल एटिक्वेट हैं, ठीक है। उसके बाद जाके हम देखेंगे। तो अब आते हैं हम नेट एटिक्वेट्स पे। अब देखो यार नेट एटिक्वेट्स के बाद कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स है और उसके बाद सोशल मीडिया एटिक्वेट्स भी है। तो टोटल ओवरऑल 3 टाइप्स के एटिक्वेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे नेट एटिक्वेट्स के साथ एक मैंने पाई चार्ट टाइप जो डायग्राम दे रखा था, ठीक है, फिगर दे रखी थी आपकी एनसीईआरटी में, उसी को ही कॉपी कर दिया है। और हाँ यार ऐसा कुछ नहीं है कि एनसीईआरटी कवर होगी भैया या फिर सुमिता अरोड़ा कवर नहीं होगी यार। ये जो सारे के सारे नोट्स है ना, ध्यान दो, अगर आपका कोई ऐसी चीज होगी जो कि एनसीईआरटी में भी मिसिंग होगी, ठीक है, वो चीजें भी इन पर्टिकुलर नोट्स में कवर हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि यार जो सीबीएसई का 2023 to 24 वाला सिलेबस है उसी के ही एग्जैक्ट देख के मैंने इन सब नोट्स को फॉर्मेट किया है और बहुत मेहनत से फॉर्मेट किया है, ठीक है। ये नोट्स बहुत ज्यादा वर्थ इट है और 12th क्लास के लिए भी आने वाला है, 11th क्लास के लिए भी आने वाला है। तो इनका पूरी तरीके से यूज करना मेरा सोल पर्पज यही था कि यार ये नोट्स अगर एक बार कोई पढ़े तो उसकी 11th मतलब खुश हो जाए वो कि भैया 11th CS आपने निकलवा दी, सही ठीक ठाक मार्क्स आ गए हमारे, ठीक है। मेरा सोल पर्पज यही है। बस बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर दोगे, शेयर कर दोगे तो और ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और ठीक है, बात करते हैं नेट एटिक्वेट्स की। नेट एटिक्वेट्स में टोटल 3 चीजें हैं, देन कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स में 3 चीजें हैं एंड सोशल मीडिया एटिक्वेट्स में भी 2 चीजें हमें दे रखी हैं। अब क्या है ये सब चीजें, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले बी एथिकल। अब देखो यार एथिकल मतलब आपको पता ही होगा, हमें अवॉइड करनी है कॉपीराइट वायोलेशन, रिस्पेक्ट करनी है एक दूसरे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। अब जैसे कि यार कॉपीराइट वर्ड हम यूट्यूबर्स नहीं कंटेंट क्रिएटर्स या फिर यूट्यूबर, ठीक है। यूट्यूब में कॉपीराइट बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, ठीक है। कॉमन चीज़ है यानी कि जब कॉपीराइट वायलेशंस कैसे होती हैं, जैसे कि हम किसी और का कंटेंट चोरी करके उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं तो वो होती है कॉपीराइट वायलेशन, यानी कि उसका किसी भी तरीके से मिस यूज़ कर रहे हैं या फिर उसके कंटेंट को कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉपीराइट वायलेशन करना, ठीक है। तो यार जैसे कि हमारा कंटेंट तो हमारा खुद का ही रिच है। अब कई लोग होते हैं कि जो यार दूसरे का कंटेंट चोरी करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपने नाम से डाल देते हैं, तो यार वो होता है एक टाइप का कॉपीराइट
वायलेशन। तो एथिकल रहने से ये मतलब है कि हमें कॉपीराइट वायलेशंस को अवॉइड करना है जितना हो सके, ठीक है। हमें कॉपीराइट वायलेशंस नहीं करनी है, किसी के दूसरे के प्रोडक्ट को अपने नाम से नहीं बेचना है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। शेयर इन्फॉर्मेशन आफ्टर वेरीफाइंग इट्स एक्यूरेसी टू अवॉइड रिडंडेंट कंटेंट। तो कोई भी हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, जैसे यार व्हाट्सएप के मैसेज होता है आजकल हमारे टाइम पे, बिना कुछ वेरिफिकेशन के लिए लोग बस एक ने स्प्रेड किया तो सारे के सारे लोग ही पूरी व्हाट्सएप कम्युनिटी स्प्रेड करने लग जाती है विदाउट वेरीफाइंग कि जो ये फैक्ट इस पर्टिकुलर बात में बोला जा रहा है क्या ये फैक्ट सही है या फिर नहीं है। नॉट इवन व्हाट्सएप यार, हर चीजें, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए आजकल ये चीजें होती हैं कि कोई भी चीज है, कोई भी बात होती है, वो डायरेक्टली स्प्रेड कर दी जाती है विदाउट नोइंग कि क्या ये फैक्ट करेक्ट है या फिर नहीं है, ठीक है। तो यार इस चीज से हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और अगर कोई भी आपके सामने ऐसा फैक्ट आता है, कोई भी ऐसी न्यूज आती है, कोई भी वीडियो आती है जो कि यार आपको लगता है कि हाँ किसी भी तरीके से कंट्रोवर्शियल हो रही है या फिर ये इस बात सही नहीं है, तो आपको उसको शेयर नहीं करना है, इवन उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है। जिसने भी आपको फॉरवर्ड किया उसको बोलना है कि डोंट स्प्रेड दिस टाइप ऑफ मैसेजेस भाई, ठीक है। इस टाइप के मैसेजेस को स्प्रेड मत करो और सावधान रहो, सतर्क रहो। नेक्स्ट थिंग इज बी रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑनलाइन। तो यार हमें प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करनी है, रिस्पेक्टफुल रहना है जो भी लोग हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई कमेंट सेक्शन में हमें रिस्पेक्टफुल रहना है, हर किसी के प्रति हमें रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यही बताया जा रहा है, एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी इन ऑनलाइन इंटरेक्शंस। तो हमें जितनी भी डाइवर्सिटी है ऑनलाइन, अब देखो यार हमारे जैसे कि पहले होता था विदाउट, जब ऑनलाइन टाइम नहीं था तो उस टाइम पे हमारे जो आसपास के लोग थे तो हमारी कम्युनिटी एक जैसी होती थी। और अगर अलग अलग कम्युनिटी के लोग अगर एक साथ रहते थे तो कुछ ना कुछ वहां पे कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती थी और हेटफुल स्पीच का यूज किया जाता था। बट अब क्योंकि यार चीजें ऑनलाइन आ गई हैं तो अब हम लोग अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग डाइवर्स कम्युनिटीज से बिलोंग करता है, कोई कहीं से कोई कहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी के थॉट कुछ और हो किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, किसी के थॉट कुछ और हो, तो इसमें क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो इन चीजों में भी हमें रिस्पेक्टफुल रहना नहीं भूलना है। वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल एंड हमें यह भी समझना चाहिए कि भाई उनकी वो जिस जगह से बिलोंग कर रहा है वो एक अलग जगह थी, हम एक अलग जगह से बिलोंग कर रहे हैं और इस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं, ना हम सही हैं ना एग्जैक्टली वो सही है, ठीक है। तो हमें ये भी समझना चाहिए और हाँ जो गलत है ऑब्वियसली उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज बी रिस्पॉन्सिबल, अगली बात है यार हमें रिस्पॉन्सिबल रहना है। अवॉइड साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हमें किसी भी तरीके से किसी को भी बुली नहीं करना है और अगर हम होते हैं तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। अंडरस्टैंड द सीरियस इंप्लीकेशंस ऑफ ऑनलाइन एक्शंस, इग्नोर इंटरनेट ट्रोल्स टू डिस्करेज देयर बिहेवियर। तो इंटरनेट में किसी भी टाइप के ट्रोल्स होते हैं तो फिर उनको हमें इग्नोर करना है और इनके बिहेवियर को जितना हो सके डिस्करेज करना है, ठीक है, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना नहीं है फन वे में। नेक्स्ट थिंग इज कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। अब यार यहाँ पे अगर क्योंकि लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स यानी कि कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें होंगी यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिसाइज। अब यार प्रिसाइज होने का क्या मतलब है, अब जैसे कि यार ऑनलाइन आप वीडियोस देखोगे लेक्चर के ऊपर तो ठीक है बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस है, बट यार कई बार होता है कि कोई भी बात हम इन्फॉर्मेशन बताते टाइम हम उसको बहुत ज्यादा लेंथी बता देंगे और कोई छोटी सी बात होती है उसको भी यार हम बहुत ज्यादा लेंथी वे में हम 3 से 4 घंटे 5 घंटे खा लेते हैं। तो यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन हर इंसान की एक टाइम की वैल्यू है, ठीक है। हमें यह समझना चाहिए कि सामने वाला जो इंसान है ये भी एक टाइम की वैल्यू करता है, इसका भी अपने खुद की टाइम की वैल्यू है, ठीक है, और इसको भी टाइम की वैल्यू करनी आनी चाहिए। और हम अगर उसकी टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे, अगर हम उसका ज्यादा टाइम खाएंगे तो यार हो सकता है उसके कई सारे काम मिस हो जाएं। तो हमें उसके टाइम की वैल्यू करनी चाहिए और जो भी कंटेंट अपना है, जो भी बात हम बोलना चाह रहे हैं उसको कम से कम समय के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड अननेसेसरी रिस्पॉन्सेज। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जिनकी कोई भी जरूरत नहीं है उनको हमें अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसे रिस्पॉन्सेज देने की हमें कोई जरूरत नहीं है जिनका कि कोई तुक या पैर नहीं बनता, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हमें अवॉइड करनी है। कंसिडर डाटा लिमिट्स को कंसिडर करना है और क्लाउड स्टोरेज का यूज करना है ज्यादा बड़ी बड़ी फाइल्स के लिए। अगर कोई फाइल बहुत बड़ी है तो फिर उनको क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करना है, ऐसा नहीं कि हम सारे हार्ड डिस्क लेके बैठे हुए हैं, पेन ड्राइव लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज बी पोलाइट। तो हमें क्या करना है, हमें पोलाइट रहना है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार से बात करनी है, समझदारी से बात करनी है। मेंटेन पोलाइटनेस एंड नॉन एग्रेसिवनेस इन डिजिटल कम्युनिकेशन। अवॉइड बीइंग अब्यूजिव इवन व्हेन डिसएग्रीइंग विद अदर्स। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे विचार किसी दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, अगर वो दूसरे विचार रखता है, हम दूसरे विचार रखते हैं, तब भी हमें अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। हमें उसको प्यार से डिसएग्री कर सकते हैं हम उसकी बात से कि नहीं यार मैं तो ये नहीं सोचता, मुझे तो कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि यार हर किसी को ऑनलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि वो अपनी बात कह सकता है
तो हो सकता है कि वो गलत भी हो, बट हमें उसको क्लियरली अपनी कन्वर्सेशन को डिसएग्री करना है रादर देन यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज। तो हमें यहाँ पे पोलाइटनेस मेंटेन करनी है, इसका यही मतलब है। एंड यार देखोगे आप पॉइंट्स देखोगे तो कुछ इस टाइप के पॉइंट्स हैं जो कि आप नॉर्मली भी जानते हो यार, कम्युनिकेशन में क्या क्या होना चाहिए, हमें कम टाइम में अपनी बात पूरी करनी चाहिए, ठीक है, ये कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स है, हम बातों को घुमाए जा रहे हैं, हम टू द पॉइंट नहीं आ रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द कम्युनिकेशन एटिक्वेट जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पे प्रिसाइज रहना चाहिए हमें सबसे पहले। दूसरी चीज क्या है यार, हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए ऑब्वियसली, है ना, पोलाइट रहना चाहिए हमें लोगों से। एंड द थर्ड थिंग इज, दो अगली चीज है यार, बी क्रेडिबल। क्रेडिबल यानी कि हमें यार लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस से उनको अभी के वे में जज नहीं करना है, हमें अभी उनके जो उन्होंने जो किया है, अभी जो वो बात कर रहे हैं, हमें उसके बेसिस पे उनको जज करना चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज कॉशन इन कमेंट्स, ईमेल्स और फॉर्म्स। यानी कि यार ऑनलाइन कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे अपनी आइडेंटिटी बना रखी है कि यार मैं तो सही हूँ, कुछ लोगों की एक अच्छी आइडेंटिटी बनी हुई है, कुछ लोगों की नेगेटिव आइडेंटिटी बनी हुई है, ठीक है, और ऑडियंस सबके पास है। तो अब यार इस केस में होता क्या है कि कई बार जो होता है, जो हमारे अच्छी आइडेंटिटी जिनकी फॉर्म हो रखी है, वो भी कुछ ऐसे एक्ट्स करते हैं, बट क्योंकि हम उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ऑनलाइन अच्छी बनी हुई है, दे आर रिस्पेक्टफुल, तो हम उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। सो वी डोंट हैव टू डू सो, ठीक है, हमें क्रेडिबल रहना है, जो कि क्रेडिबल सोर्सेस हैं, जो कि वेरीफाइड सोर्सेस हैं, उनसे बात को पता करना है कि क्या ये बात जो ये बोल रहे हैं क्या ये सही है, और किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट हमें नहीं करना है किसी की बात पे। तो दैट इज व्हाट इट मींस। नेक्स्ट थिंग इज यार कि हमें सोशल मीडिया एटिक्वेट्स को फॉलो करना है। सोशल मीडिया एटिक्वेट्स में जैसे कि बी सिक्योर, सबसे पहले हमें सिक्योर रहना है, यानी कि हमें अपने जो पासवर्ड्स हैं उनको चेंज करते रहना है टाइम टू टाइम। अब ऐसा नहीं है कि यार पुराना पासवर्ड, आज तुमने पासवर्ड चेंज किया और 2 साल बाद और अगले 2 दिन बाद तुम 2 साल बाद पुराना पासवर्ड डाल रहे हो, ठीक है। तो पासवर्ड चेंज करते टाइम यार हमें पासवर्ड को याद भी रखना है साथ में, ठीक है। स्ट्रांग होना चाहिए पासवर्ड और फ्रीक्वेंटली चेंज करना चाहिए, ताकि हम अपने पर्सनल चीज़ों को सिक्योर रख सकें, ठीक है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को सिक्योर रख सकें। बी कॉशियस वाइल befriending अननोन इंडिविजुअल्स, अवॉइड शेयरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो हम कभी भी ऐसे लोगों से, हमें दोस्ती करते वक्त थोड़ा सा सतर्क रहना है कि क्या हम जिस पर्सन से दोस्ती कर रहे हैं क्या ये दोस्ती करने के लायक है, क्योंकि यार ऑनलाइन बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये चीज़ मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस, क्योंकि यार ऑनलाइन आजकल फ्रॉड्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब तो AI का भी यूज़ किया जा रहा है फ्रॉड्स के लिए। तो हमें किसी के भी ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है अपना, हमें उसको वेरीफाई करना है किसी भी बात को कि क्या जो ये पर्सन बात कह रहा है क्या ये वेरीफाइड है या फिर नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है, और मुझे, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है, अगर आपको फैमिली मेंबर है, बहुत अच्छे से जानते हो आप, तभी जाके आपको कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, वरना ट्राई टू अवॉइड, ठीक है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। फेस टू फेस उसको वो इन्फॉर्मेशन बता दो अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, और अगर डिजिटल सोर्सेज से ही शेयर करना है तो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढो जिसमें कि जो कि क्रेडिबल हो, यानी कि जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट कर सको आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑनलाइन अपनी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करके रखना है और कुछ इन एटिक्वेट्स को फॉलो करना है। अगला है बी रिलायबल, एक्सरसाइज कॉशन व्हाइल अपलोडिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। तो कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पर अपलोड करते टाइम हमें ध्यान रखना है और फेक इन्फॉर्मेशन से बचना है। पहले कोई भी बात है उसको पहले वेरीफाई करना है और नॉलेज को पहले समझना है कि क्या ये बात सच है या फिर झूठ है। जब आपको वेरीफाई हो जाए उसी के बाद आप उसको फर्दर शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है। तो ये हो गया हमारे सोशल मीडिया एटिक्वेट्स। तो यार एटिक्वेट्स डायरेक्टली पूछ लिए जाता है कि व्हाट आर नेट एटिक्वेट्स, हो सकता है ऐसे पूछ ले तो फिर आपको नेट एटिक्वेट्स बता देना है, ठीक है। तो अगला हो सकता है हमारा कि नेट एटिक्वेट्स बताओ, या फिर दूसरा कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स बताओ, तीसरा सोशल मीडिया एटिक्वेट्स बताओ। तो आप इनको तीनों के 3-3 पॉइंट स्टार्टिंग में है और 2 पॉइंट एंडिंग वाले में, तो बस इनको आप याद कर लेना और फर्दर आप आगे कंटेंट में चलते हैं। सो द नेक्स्ट थिंग इज डाटा प्रोटेक्शन। डाटा प्रोटेक्शन क्या होता है? डाटा प्रोटेक्शन यानी कि हमें, हमारे पास जो हमारा डाटा है जो हमारा डाटा है उसको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। अब ये कैसे होगा, देखो ध्यान से। डाटा प्रोटेक्शन ओवरव्यू कंसर्न्स प्राइवेसी ऑफ डिजिटली स्टोर डाटा, यानी कि जो भी हमने ऑनलाइन डाटा स्टोर कर रखा है क्या वो प्राइवेसी उसकी मेंटेन है या फिर नहीं है, हमें इसके कंसर्न को हमेशा ध्यान रखना है। देखो यार मैं बताऊं आपको, इंडिया से बाहर कोई भी कंट्रीज होती है तो वहाँ पे डाटा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, डाटा को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, यानी कि डाटा की प्राइवेसी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बट इन इंडिया हम लोग डाटा को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई क्या हो जाएगा अगर हमारे कोई 1-2 फोटो भी ले भी ले, बट यार यहाँ पे हमें पता रहना चाहिए कि हमारी फोटो, वीडियो, हमारी आइडेंटिटी, हमारे नाम, हमारी ईमेल आईडी, हमारा जीमेल, हमारी तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनका किसी ना किसी तरीके से मिसयूज किया जा सकता है, ठीक है, और ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हमें इनके प्रति सतर्क रहना चाहिए। तो डाटा प्रोटेक्शन के बारे में हमें यही बात कर दी जाती है। दूसरी चीज़ है यार हमारे यहाँ पे कि सेंसिटिव डाटा इंक्लूड्स बायोमेट्रिक, हेल्थ, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, यानी कि यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक हो सकता है, किसी भी टाइप का हेल्थ रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, या फिर आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हो सकता
सकते हैं, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा डाटा प्रोटेक्शन को संभल के रखना है, संभाल के समझना है, ठीक है, कि भाई जो हमारा डाटा हम ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं, कहीं पे भी शेयर कर रहे हैं, या फिर हमारे पास जो डाटा रखा हुआ है, क्या वो डाटा प्रोटेक्टेड है या फिर नहीं है। और अगर वो नहीं है तो जितना जल्दी हो सके उस डाटा को हमें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। अगली चीज आती है डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज। ईच कंट्री हैज इट्स ओन डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज, लॉज, गाइडलाइंस ऑन विच ऑन प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू प्रिवेंट मॉडिफिकेशन एंड डिस्क्लोजर। तो हर कंट्री के पास अपनी अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं डाटा से रिलेटेड, ठीक है। और आपको पता होगा यार, कई चीज़ें होती हैं जो कि हम इस कंट्री में एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और कई चीज़ें होती हैं जैसे कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो कि हम इस कंट्री में एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी में नहीं कर सकते, या फिर दूसरी कंट्रीज में एक्सेस कर सकते हैं, इस कंट्री में एक्सेस करने नहीं कर सकते। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि सेटअप की जाती हैं, ठीक है, एक कंट्री के द्वारा। तो ये इसकी खुद की डाटा प्रोटेक्शन लॉज होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, जिसको कि उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। और गाइडलाइंस ऑन प्रोसेसिंग, किसी भी टाइप की प्रोसेसिंग के लिए, स्टोरेज के लिए, कोई भी मीडिया को स्टोर करने के लिए, कोई वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब देखो यार, अगर मैं बोलूं कि कुछ चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि मेरे एग्जाम में भी आया था और मैंने अच्छा खासा लिखा था, टू बी ऑनेस्ट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, दैट इज IPR। व्हाट इज IPR? व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, कॉपीराइट सबसे पहला इन्फ्रिंजमेंट होता है हमारा, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अब ये इन्फ्रिंजमेंट क्या है भैया? तो यार किसी भी टाइप का जैसे कि मान लेते हैं ऑनलाइन किया गया किसी भी टाइप का ऐसा एक्ट जो कि राइट्स को हमारे ब्रेक करता है, ठीक है, किसी भी टाइप्स के राइट्स को हमसे छीनता है, तो उनको हम कहते हैं इन्फ्रिंजमेंट करना। जैसे कि यार सबसे पहले कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब क्या होता है? मान लेते हैं कि कोई गाना है। अब देखो यार, मेरी वीडियो पे क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियोस डाली, तब मेरे को यूट्यूब का उतना नॉलेज नहीं था और स्टार्टिंग में मैं वीडियोस डाला था, तो मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक यूज़ किया था। तो उस बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ करने के बाद मेरी वीडियो पर लिखा हुआ था कॉपीराइट। तो यार मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा यार ये क्या होता है कॉपीराइट। तो यार एक्चुअली बाद में मेरे को समझ में आया कि व्हाट इज कॉपीराइट, क्योंकि यार चैनल मैंने बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, तो फिर आपको पता होगा तब, ठीक है, जब मैं 9th में था, तो ऑलमोस्ट तब मैंने स्टार्ट किया था, तो तब मुझे यूट्यूब के बारे में बहुत कम पता था। तो उस टाइम पे कॉपीराइट के बारे में उतना पता नहीं था, तब पता चला कि अच्छा कॉपीराइट मतलब होता है अगर हम किसी और का सॉन्ग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट हैविंग परमिशन, तो उसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। या तो हमारे पास उसका परमिशन हो, उसका प्रॉपर लाइसेंसिंग हो, या फिर तो वो विदाउट लाइसेंस हो, वो फ्री कमर्शियल यूज के लिए हो, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो कमर्शियली सबके लिए फ्री हो कि हर कोई यूज कर सकता है, दूसरी चीज है कि कमर्शियली फ्री तो नहीं है बट आपने उसका लाइसेंस ले लिया है। तो अगर दोनों चीजों से आप किसी भी तरीके से हैं आपने, तो आप सिक्योर हैं। बट अगर आप इन दोनों में से किसी में नहीं आते हो, तो फिर यार यानी कि आपने उसका मिसयूज किया, फिर आपने कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कर दी है, ठीक है। ग्रांट्स लीगल राइट्स टू क्रिएटर्स फॉर ओरिजिनल वर्क्स, यानी कि यार ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है, अगर इस वीडियो को मैं YouTube पे डालता हूं और कोई इसको कॉपी करके अपने चैनल पे डाल देता है, तो फिर यार मेरे पास पूरा राइट है कि मैं उसको कॉपीराइट भेज सकता हूं, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए। मैं YouTube को कह सकता हूं कि यस, ये जो पर्टिकुलर क्रिएटर है इसने मेरी वीडियो का यूज किया है, या फिर इसने मेरे नोट्स का यूज किया है। तो फिर इस तरीके से ये चीजें वर्क करती है। मेरे पास, मेरे को राइट मिला हुआ है कि ये सारा कंटेंट मेरा ओरिजिनल कंटेंट है, जो कि कोई और यूज नहीं कर सकता, और अगर मैं चाहूं तो फिर मैं उनके ऊपर कॉपीराइट कर सकता हूं, ठीक है, कॉपीराइट क्लेम ले सकता हूं। तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है हमारी पेटेंट। पेटेंट यार ध्यान से समझो आप, जो आपकी कॉपीराइट होगी वो सारे क्रिएटर्स के लिए होगी, यानी कि जो ओरिजिनल वर्क्स है उससे रिलेटेड, ठीक है। बट पेटेंट जो चीज है यार, ये आती है कोई भी इन्वेंशन के लिए। मान लेते कि आपने कोई एक नया इन्वेंशन किया है, तो आप चाहते हो कि उस इन्वेंशन को कोई सिमिलरली कॉपी ना कर दे, तो आप उस इन्वेंशन को पेटेंट करा सकते हो। उस इन्वेंशन को पेटेंट कराने से होगा ये कि आपके पास उस इन्वेंशन का राइट आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपने इन्वेंशन किया है उसको आपका क्रेडिट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ग्रांटेड फॉर इन्वेंशंस एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्वेंशन, ताकि कोई और उस इन्वेंशन को सेल ना कर सके, डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके, वो हम इन्वेंशन आपके ही नाम पे रजिस्टर हो जाए, तो उसको कहते हैं पेटेंट। एंड एनकरेज इन्वेंटर्स टू शेयर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल फाइंडिंग्स। तो इससे होता क्या है यार, अगर कोई एक नया इन्वेंशन कोई एक साइंटिस्ट करता है और अगर वो पेटेंट टेक्नोलॉजी का यूज करता है, पेटेंट का यूज करता है, तो उससे होगा क्या, नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को प्रमोट करेगा। मान लेते कोई नए साइंटिस्ट जो है वो एक नए इन्वेंशन करते हैं, तो उससे क्या होगा, उनको अपना नाम क्योंकि ऐड करवाना है उस नाम को, वो इस इन्वेंशन को अपना नाम देना चाहते हैं, इसलिए वो और ज्यादा नई नई चीजें इन्वेंट करेंगे, जिससे कि इन्वेंटर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा, ठीक है। और ट्रेडमार्क का क्या है, विजुअल सिंबल्स, वर्ड्स, नेम्स, डिजाइंस, डिस्टिंग्विशिंग ब्रांड्स एंड कमर्शियल एंटरप्राइजिंग। अब जैसे कि यार ये ट्रेडमार्क क्या होता है, मान लेते कि यार अगर मान ले मेरे चैनल की कोई सिंबल है, मेरे चैनल का कोई थीम है, या फिर कोई भी एक इन्वेंशन है, उससे
उससे रिलेटेड कोई भी एक ट्रेडमार्क है, मान लेते हैं कि टाटा का एक ब्रांड है, ठीक है, टाटा का एक ट्रेडमार्क है, उनका अपना खुद का नाम है, या फिर शाओमी, सैमसंग, इन सब का क्या है, अपना खुद का एक ट्रेडमार्क है, तो इन्होंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सका है। अगर कोई और इनके प्रोडक्ट को कॉपी करता है और ट्रेडमार्क जो कि रजिस्टर्ड है उनका यूज करता है, तो ये उसके ऊपर उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन है। इट मींस कि वो उनके राइट्स के खिलाफ है, तो वो उन राइट्स को क्लेम कर सकते हैं इजीली। तो 3 आपको ध्यान रखना है, पहला कॉपीराइट जो कि डिजिटल क्रिएटर्स के लिए ज्यादातर यूज होगा। दूसरा आपका रहता है पेटेंट। पेटेंट किस लिए होगा, किसी भी टाइप की इन्वेंशन है उसको पेटेंट करा सकते हैं। तीसरा आपका होगा ट्रेडमार्क, जो कि आपके लोगोज, आपके नाम, वर्ड्स, इन सब से, डिजाइन से रिलेटेड होगा, वो सब कुछ ट्रेडमार्क के अंदर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है वायलेशन ऑफ आईपीआर, यानी कि आईपीआर की वायलेशन को क्या क्या कहता है। पहला होता है प्लेगरिज्म, यानी कि प्रेजेंटिंग समवन एल्स आइडिया और वर्क एज वंस ओन। तो यानी कि किसी और का कंटेंट अपना बोल के सेल करना इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। मान लेते हैं कि कोई एक बुक है या फिर कोई एक फोन है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक कंपनी है जो कि कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है, बट उस कंपनी को अपने प्रोडक्ट का नाम दे के बेचना, दिस इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। यानी कि वो आइडिया या फिर वो प्रोडक्ट है किसी और का, बट हम अपना नाम लगा रहे हैं, ठीक है, हम अपना बना के बेच रहे हैं कि यस दिस इज माय प्रोडक्ट, तो वो उसको हम कहेंगे प्लेगरिज्म, ठीक है। जैसे कि यार यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, इवन ओपन कंटेंट शुड बी साइटेड टू अवॉइड प्लेगरिज्म। तो अगर कोई कंटेंट ओपनली सबके लिए अवेलेबल है, तब भी उसमें बताना चाहिए कि ये भाई ये कंटेंट हमें यहाँ के इधर से मिला है। लेट सपोज यार आपने कई सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि कोई भी कंटेंट, कोई भी वीडियो कंटेंट या फिर कोई भी फोटो कंटेंट कहीं से भी उठाते तो वो नीचे क्रेडिट्स देते हैं, ठीक है, कि ये म्यूजिक यहां से लिया गया है, ये फोटो यहां से ली गई है, ठीक है। जो भी बड़े यूट्यूबर्स है, जो कि सेंसिबल यूट्यूबर्स है, उनको पता है यार ये चीज कि कोई भी चीज यूज करते वक्त, चाहे वो ओपनली अवेलेबल ही है, हमें जरूरी है कि हम उस आइडिया को या फिर उस प्रोडक्ट को या फिर उस इमेज को, वीडियो को हम एक बार साइट करें अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ, जिससे कि होगा क्या यार कि प्लेगरिज्म हमारा फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो प्लेगरिज्म का बेसिक मतलब यही है कि किसी और के आइडिया को अपना खुद का बताना। अगर हम उसमें बता रहे हैं कि यस दिस आइडिया और दिस प्रोडक्ट इज इनका प्रोडक्ट है, या फिर इनकी इमेज है, इनके द्वारा खींची गई इमेज है, या फिर इनकी वीडियो है, इनकी वीडियो से लिया गया, तो यार वो प्लेगरिज्म के अंदर नहीं आता, बट उसको खुद का बताना, दिस इज प्लेगरिज्म। नेक्स्ट चीज है यार कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अभी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अदर्स वर्क विदाउट परमिशन। किसी और के काम का अनऑथराइज्ड तरीके से यूज करना कॉपीराइट होगा। यानी कि हो सकता है मैंने किसी लेट सपोज किसी की ऐसी इमेज जिसके लिए मुझे कॉपीराइट का लाइसेंस लेना जरूरी था। अब मान लेते हैं कि इस ओवरऑल वीडियो में मैं कोई ऐसा म्यूजिक या फिर कोई ऐसी वीडियो यूज कर लेता हूं जो कि किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, या फिर उसका मुझे लाइसेंस खरीदना जरूरी है, ठीक है, और मैं बिना लाइसेंस के उसको डाउनलोड करके ऑनलाइन उसको यूज कर लेता हूं। तो उस केस में वो जो पर्टिकुलर पर्सन है वो मेरे चैनल पर उस पर्टिकुलर वीडियो पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट दे सकता है, जिसकी वजह से होगा क्या है, वो वीडियो मुझे डाउन करनी पड़ेगी या वो पर्टिकुलर पोर्शन मुझे रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज चेक कॉपीराइट स्टेटस बिफोर यूजिंग वर्क्स टू अवॉइड इन्फ्रिंजमेंट। तो कोई भी अगर हम यूज करते हैं, ऑनलाइन इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और उसको अगर हम कमर्शियली यूज करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें यह पता करना जरूरी है कि क्या वो उस प्रोडक्ट के अंदर कोई भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट लगी हुई तो नहीं है। अगर वो कॉपीराइट फ्री है तब तो हम उसको यूज कर सकते हैं, बट अगर हमें उसके लिए कॉपीराइट लेनी जरूरी है तो एक पहली चीज, या तो हम उसके लिए कॉपीराइट का लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, दूसरी चीज या फिर हमें उसको फ्रीली अवेलेबल होना चाहिए, या फिर हम उसको साइट कर सकते हैं। सिर्फ साइट करने से ही नहीं होता, ठीक है, अगर हमने बस बोल दिया कि इस वीडियो में कि ये इस वाले से ली गई है, तब भी वो इनफ नहीं है, हमें उसके लिए पास एक पर्टिकुलर लाइसेंस होना चाहिए, तभी जाके वो यूज वैलिड है, अदरवाइज वो इनवैलिड यूज के अंदर आता है और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि किसी और का ट्रेडमार्क यूज करना अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज में। जैसे कि यार ये बिस्लेरी के साथ, एडिडास के साथ कई बार होता क्या है, कई सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनियां होती है जो कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बनाती है, वो बड़े ब्रांड्स का नाम कॉपी करने की कोशिश करती है, ठीक है, बड़े ब्रांड्स का नाम, बड़े ब्रांड्स के लोगो, वो सब कुछ कॉपी करने की कोशिश करती है। और इससे होता क्या है, ये जो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है ये इनके ऊपर लागू हो जाता है, यानी कि उनका ट्रेडमार्क यूज करना बिना उनकी परमिशन के। अब ऑब्वियसली यार कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं चाहेगी कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनका यूज करे, उनका ट्रेडमार्क यूज करे, क्योंकि अगर कोई भी पर्टिकुलर कंपनी किसी का ट्रेडमार्क यूज करती है तो उससे होगा क्या, उस कंपनी को डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट लॉस भी हो सकता है, क्योंकि वो वाली कंपनी के प्रोडक्ट अगर, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो इस कंपनी की जो मेन कंपनी, रियल कंपनी है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि यहाँ पे हमें अनऑथराइज्ड यूज किसी के भी ट्रेडमार्क का हम नहीं कर सकते, और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा सकते हैं।
अगला है हमारा पब्लिक एक्सेस एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब देखो यार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज FOSS, ऑल्सो नोन एज फॉस या फिर फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब यार ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि ओपनली हर किसी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। ये ऐसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो कि हर कोई अवेल कर सकता है विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी टेंशन के हम इसको इजीली अवेल कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है इसमें लाइसेंस। लाइसेंसेस के अंदर है इसमें प्रोवाइड रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर यूजिंग एग्जिस्टिंग वर्क, एनकरेज कोलैबोरेटिव इनोवेशन, एंड इसके आगे फिर आपको GNU, GPL, कॉमन क्रिएटिव्स। तो अब लाइसेंसेस के अंदर क्या आता है, सबसे पहली बात लाइसेंस में क्या होगा हमारा, वो हमें रूल्स बताएगा या फिर गाइडलाइंस बताएगा कि ये जो पर्टिकुलर चीज है इसको किस तरीके से यूज कर सकता है। मान लेते हैं कि यार कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, कोई भी एक ऐसा सोर्स है, कोई भी एक ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि पब्लिकली यूज करने को अवेल करता है, बट वो एट द सेम टाइम कहता है कि यहां पे क्रेडिट देना आपको जरूरी है। यानी कि अगर आप अपने इस प्रोडक्ट को, इस इमेज को या फिर इस वीडियो को कमर्शियली यूज कर रहे हो तो फिर आपको हमारा लिंक प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसमें आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यार ये कुछ इस टाइप से है, ये रूल्स बताते हैं, गाइडलाइंस बताते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्क है उसको आप डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि मैंने कोई इंटरनेट से मैंने कोई एक इमेज डाउनलोड करी और उसी को मैंने वापस इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। इससे हुआ क्या यार, जो वो वाली जो इमेज थी उसके रियल ओनर्स जो थे, मैंने उसमें बिना कुछ चेंजेस किए, बिना कुछ अपने एड ऑन्स किए, मैंने उसी को डायरेक्टली पोस्ट कर दिया। या फिर हो सकता है कि मैंने उस इमेज में थोड़े बहुत चेंजेस किए, उसको थोड़ा अच्छा बनाया और ज्यादा बेटर बनाया पहले से, और फिर अपलोड किया। यार इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। पहले वाले में एट द सेम टाइम रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए कि भाई आप डायरेक्टली पोस्ट नहीं कर सकते, कुछ चेंजेस करें, कुछ एड ऑन्स करें, कुछ ना कुछ उसके रूल्स रेगुलेशंस दिए हुए हैं, तो हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा while downloading anything from the internet, while using anything from the internet। नेक्स्ट इज एनकरेज कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन। तो जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। लिनक्स ओएस हमारा एक फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि यार सबके लिए अवेलेबल है और हर कोई यूज कर सकता है, और यार उसमें से कुछ ना कुछ चेंजेस हम खुद से कर सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यार ये कम्युनिटी के द्वारा चलती है। ये पूरी जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है कम्युनिटी के द्वारा चलता है, ठीक है। तो कम्युनिटी इसमें सजेस्ट करती है चेंजेस और बाकी सारी चीजें। तो यहाँ पे अगर हम आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है, नॉर्मली पूछ लेते हैं कि फॉस का कोई एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप उसमें क्या बता सकते हो कि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, बाकी इसमें भी दे ही रखा होगा। तो यार अब जो यहाँ पे GNU, GPL, क्रिएटिव कॉमन्स, अब भैया ये GNU क्या है, तो यार GNU आपको बस इतना समझना है कि GNU एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड GNU's नॉट यूनिक्स इसकी फुल फॉर्म होती है, तो उस पर आपको इतना ध्यान नहीं देना है, बस आपको ध्यान रखना है कि GNU का एक टाइप का यूनिक्स सिस्टम है। और GPL मतलब क्या होता है, GPL स्टैंड्स फॉर जनरल पब्लिक लाइसेंस, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एंड क्रिएटिव कॉमन्स, तो यार ये कुछ टाइप के लाइसेंसेस हैं। अब यहाँ पे पब्लिक लाइसेंस फॉर सॉफ्टवेयर एंड क्रिएटिव वर्क्स एंड एनेबल फ्री डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन फॉर कॉपीराइटेड इन्फ्रिंजमेंट, तो इससे कुछ रिलेटेड चीजें। नेक्स्ट इज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे इस पूरे चैप्टर्स में से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है, क्योंकि यार ये एग्जाम्स में कॉमनली पूछ लिया जाता है, क्या, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब फ्री, यार देखो नाम से अगर तुम समझने की कोशिश करोगे तो नाम से आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, जैसे कि फ्री मतलब ये हर किसी के लिए अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स मतलब जिसका सोर्स कोड ओपनली सबके लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स। तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यहाँ पे सोर्स कोड एक्सेसिबल है, मॉडिफिएबल है, यानी कि इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली, और फ्रीली सबके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लिब्रे ऑफिस, मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये सब क्या एग्जांपल्स है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। अगला आता है हमारा सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब unauthorized use or distribution of softwares amounts to copyright infringement, affects the performance of computer systems and software industry। तो यार यहाँ पे सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की चोरी हो जाना है, यानी कि किसी भी तरीके से अनऑथराइज्ड यूज करना डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अमाउंट्स टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी लगाई जा सकती है इसमें। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई एक रियल सॉफ्टवेयर है, उसकी एक टाइप की जो कॉपी होती है, क्रैक वर्जन, दैट इज कम्स इन सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर। अब देखो पायरेटेड बहुत सारी चीजें आती है, यहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, बट पायरेटेड मूवीज, पायरेटेड वीडियोस, पायरेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है, पायरेटेड गेम्स, ठीक है, जैसे कि GTA 5 वगैरह, बहुत सारी चीजें पायरेटेड ऑनलाइन अवेलेबल हैं। तो उन सारी चीजों को हम पायरेटेड, जो भी सॉफ्टवेयर जो कि पायरेसी के अंदर आते हैं तो उनको हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, यानी कि इनका अनऑथराइज्ड यूज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर का बेसिकली यही है। अगला आता है हमारा साइबर क्राइम। अब देखो यार यहाँ पे सबसे पहले आता है डेफिनेशन एंड टाइप्स। तो साइबर क्राइम क्या है, इन्वॉल्व्स क्रिमिनल एक्टिविटीज इन डिजिटल एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी तरीके, अब देखो
साइबर मतलब क्या, डिजिटली कोई भी काम अगर डिजिटली हो रहा है दैट विल बी कॉल्ड साइबर, ठीक है। अब साइबर क्राइम, साइबर मतलब आप समझ गए इंटरनेट से रिलेटेड, एंड क्राइम, क्राइम मतलब किसी भी तरीके का गुनाह। तो यहाँ पे यार आपका कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर डिजिटल एनवायरनमेंट यानी कि लैपटॉप, मोबाइल या फिर किसी भी एक ऐसे मीडियम के थ्रू हो रही है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, डिजिटल मीडियम है, तो उस केस में जो भी टाइप की अगर एक्टिविटीज अगर वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आती है दैट विल बी कॉल्ड साइबर क्राइम। जैसे कि यार यहाँ पे हमारे टारगेट्स, इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज कॉज फिजिकल हार्म, फाइनेंशियल लॉस और मेंटल हरासमेंट। अब यार हो सकता है किसी और की पर्सनल फाइल्स चोरी करना, या फिर डिटेल्स डाटा चोरी करना, या फिर हो सकता है बैंक अकाउंट्स रिलेटेड डिटेल्स चोरी करना, पास ऑन करना, इधर उधर करना। तो ये सारी की सारी चीजें जो भी हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारे साइबर क्राइम में आती हैं। अब सबसे पहले समझते हैं हैकिंग क्या है। तो यार जब हम कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो हैकिंग टर्म सुन के एकदम हमारे कान ओपन हो जाते हैं कि यार हैकिंग कैसे करनी है, हैकिंग कैसे होगी। तो यार फिलहाल अभी हैकिंग के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाएंगे, ना ही 11th में ना ही 12th में, ठीक है। बट फिलहाल आप सिर्फ इतना समझ सकते हो कि हैकिंग क्या है, अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ डिजिटल सिस्टम, यानी कि बिना सामने वाले की एक्सेस के अगर हम किसी के कंप्यूटर का डाटा एक्सेस कर लेते हैं, कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। नाउ एथिकल हैकिंग आल्सो नोन एज व्हाइट हैट हैकर्स। पूछ लिया जाता है यार व्हाइट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ब्लैक हैट, अब देखो ब्लैक हैट से समझ में आ रहा है काली टोपी, और काला मतलब डार्क का सिंबल होता है, यानी कि कोई भी डार्क काम हो रहा है तो वहां पे हम ब्लैक हैट समझ जाएंगे। बट अगर कहीं पे व्हाइट काम हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ब्लैक मनी होती है, व्हाइट मनी होती है, ठीक है, तो ब्लैक मनी यानी कि काला पैसा, यानी कि रिलेटेड टू नेगेटिव थिंग, एंड एट द सेम टाइम व्हाइट मनी यानी कि पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ पे यार एथिकल हैकिंग क्या होती है, जो कि अच्छे के लिए की जाती है, कुछ पॉजिटिव नोट है। एथिकल हैकिंग मतलब पॉजिटिव है। यार सिर्फ हैकिंग हमेशा नेगेटिव वे में ही नहीं यूज होती है, हैकिंग पॉजिटिव टर्म्स में भी यूज होती है, ठीक है। सो इफ यू आर एथिकल हैकर विच मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइड वल्नरेबिलिटीज इन सिस्टम इंप्रूवमेंट, यानी कि सिस्टम में क्या क्या ऐसी इंप्रूवमेंट कर दें जिससे कि हैकिंग होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर हो जाए, यानी कि कोई भी पर्सन सिस्टम को हैक ना कर पाए, ठीक है। तो हम उसमें वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। और नॉन एथिकल हैकिंग क्या होता है कि भाई ये हैक तो करते हैं बट उसका फिर मिस यूज करते हैं उस चीज का। देखो हैकिंग दोनों करते हैं, व्हाइट हैट हैकर्स भी हैकर होते हैं और ब्लैक हैट भी हैकर होते हैं। बट व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं वो बस एक वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं और उसके बाद उस कंपनी को या फिर उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बताते हैं कि यस यहाँ पे इस टाइप की वल्नरेबिलिटी है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। बट एट द सेम टाइम ब्लैक हैट हैकर्स उसका मिस यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज फिशिंग एंड फ्रॉड ईमेल्स। फिशिंग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग फेक वेबसाइट्स। अब देखिए फिशिंग क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे वर्ड PH यूज हुआ है फिशिंग, बट पहले बात करते हैं फिशिंग की, क्योंकि ये सिमिलर सा लग रहा है। तो फिशिंग में होता क्या है कि हम एक कांटा डालते हैं, हम उसमें एक चारा डालते हैं जो कि हमारा एक लाइक अगर हम मछली पकड़ने जा रहे हैं तो हमारे पास एक चारा होगा, तो हम उसको मछली को दिखाते हैं कि ये चारा है और उसको ललचाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जैसे ही मछली उस चारे को खाने आती है हम मछली को खींच लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे हमें फेक वेबसाइट्स प्रेजेंट की जाती हैं। फेक वेबसाइट्स यानी कि वो चारा जिसको कि देख के हमें लगता है कि ये सही है, असली है। एंड ईमेल्स टू कलेक्ट सेंसिटिव डिटेल्स, जिससे कि हमसे सेंसिटिव डिटेल्स मांग ली जाती हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट नजर आ रही है जो कि दिखने में आपको एकदम Amazon की वेबसाइट की तरह दिख रही है, ठीक है, बट उसका URL थोड़ा सा डिफरेंट है। बट क्योंकि आपने जल्दबाजी में एकदम से उसको देखा और कुछ उसमें ऐसा ऑफर वगैरह दिख रहा था, तो आपने उसके जल्दबाजी में आपने Amazon का URL वगैरह चेक नहीं किया, ठीक है, या फिर छोटी मोटी डिटेल्स में Amazon के बदले Zarmon या फिर एनीथिंग कुछ भी उससे रिलेटेड लिख दिया, उससे सिमिलर लिख दिया, तो वहां पे यार उस केस में आपकी से सेंसिटिव डिटेल्स कलेक्ट की जा सकती हैं। आपकी लोकेशन, आपकी ID, आपकी जीमेल वगैरह सब कुछ आपकी से ली जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप की जो है आपको बच के रहना है। ईमेल स्पूफिंग, फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस आर कॉमन मेथड, यानी कि आपको टेक्स्ट मैसेज के द्वारा फंसाया जा सकता है, आपको कॉल की जा सकती है इनसे रिलेटेड, ठीक है, और आपसे पर्सनल डिटेल्स। जैसे कि यार यहाँ पे अगर हम बात करें कि कई बार अभी बीच में एक स्कैम्स चल रहे थे, जैसे कि बैंक अकाउंट रिलेटेड, कि भाई बैंक से आपको कॉल आ रही है और वो आपसे उसमें आपका ATM पिन वगैरह या फिर अकाउंट नंबर वगैरह मांग रहे हैं, एंड देन उसके बाद क्या होता है, वो सब कुछ बताने के बाद आपके बैंक अकाउंट्स में मैसेज आता है कि भाई आपके पैसे कट चुके हैं। तो यार ये बेसिकली होता क्या है, यहाँ से ये दिखते ऑथोराइज्ड हैं
कॉल आपको ऐसे नंबर से आएगी जो आपको लगेगा ऑथराइज्ड है, एंड इनके पास कई बार पहले से ही डिटेल्स रहती हैं, ठीक है। तो वो आपसे बोलेंगे कि भाई आपको अपडेट कराना है या फिर कुछ भी कराना है, तो फिर वो इसलिए आपसे डिटेल्स मांगेंगे, जिसके बाद अगर आपने डिटेल्स दी तो आपके बैंक अकाउंट में कितना बचेगा कितना जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। ये कुछ कॉमन फ्रॉड के मेथड्स हैं जिसको जो कि सारे सारे फिशिंग के अंदर आते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट अकर्स व्हेन पर्सनल इंफॉर्मेशन इज स्टोलन। आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि यार मान लेते हैं कि आपकी कुछ फोटोज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है। अब होगा क्या यार, आपकी आइडेंटिटी आपकी फोटोज का यूज करके एक नई आईडी कोई बना सकता है, चाहे वो फेसबुक में हो चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, ऑनलाइन एक ऐसी अपीयरेंस शो करेगा जिससे कि कोई और अगर आपका फ्रेंड या फिर रिलेटिव देखेगा तो उसको वो फेक आईडी लगेगी कि आपकी ही है, और उस फेक आईडी से हो सकता है कुछ दिन आपसे किसी आपके रिलेटिव से बात करे और उसके बाद उससे पैसे मांगे, ठीक है। एंड देन पैसे मांगने के बाद जब वो ट्रांसफर कर देगा उसके बाद आपको पता चलेगा अरे ये तो फेक था, ठीक है। आपके रिलेटिव को पता चलेगा क्योंकि आपको पता है उसने आपकी आइडेंटिटी का यूज करके किसी और से पैसे मांगे। या फिर हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है, वो आपका फ्रेंड बन के आया, आपके फ्रेंड की आईडी है क्योंकि सारी फोटोज वगैरह सब कुछ आपके फ्रेंड की लग रही है, उसने आपको मैसेज करा कि यार मेरे को जरूरत है, तो आपने पैसे ट्रांसफर किए। तो इस केस में हो सकता है कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी भी चले जाए और कुछ पैसे भी आपके ले जाए, क्योंकि वो जो आपके फ्रेंड की पर्सनल आइडेंटिटीज थी उसने उनका मिस यूज करके एक ऐसी आईडी बनाई और आपको ऐसे प्रेजेंट किया जैसे कि वही आपका फ्रेंड है, बट एक्चुअल में वो था कौन, वो एक फ्रॉडर था, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज यहाँ पे रैंसमवेयर। अब यहाँ पे क्या होता है, अटैकर्स एनक्रिप्ट डाटा ब्लॉकिंग यूजर एक्सेस एंड डिमांड फॉर रैंसम। अब देखो पहले तो रैंसम मतलब क्या होता है, रैंसम मतलब यार पैसों की डिमांड करना होता है, रैंसम मतलब किसी भी तरीके से पैसों की डिमांड करना। अब यहाँ पे अटैकर्स क्या करेंगे, आपके डाटा को एनक्रिप्ट कर देंगे, यानी कि आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में या फिर आपके फोन का सारा डाटा कुछ भी आपको विजिबल नहीं होगा, ना आपको वहाँ पे आपको फोटोज दिख रही होंगी, ना आपको वीडियोज दिखेंगी, ना आपको कोई ऐप्स वगैरह, सब कुछ आपका गायब हो जाएगा। बेसिकली सिस्टम में से भी सब कुछ डाटा आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा, यानी कि आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे कि उसमें लिखा हुआ आएगा योर डाटा इज इनक्रिप्टेड एंड कांट बी एंड इज नॉट रीडेबल। तो इस तरीके से आपका होगा क्या, उसके बाद जाके जो आपका अटैकर होगा वो आपसे कॉल पे बात करने की कोशिश करेगा, वो आपसे बात करेगा कि भाई मेरे को पैसे भेज दो इतने, तभी जाके मैं तुम्हारा डाटा तुम्हें वापस दूंगा। स्प्रेड थ्रू मैलिशियस वेबसाइट्स, ईमेल अटैचमेंट्स और क्लिकिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट्स। तो यार यहाँ पे ध्यान देना हमें ये जरूरी है कि यहाँ पे जो मैलिशियस वेबसाइट्स होती है, ईमेल्स अटैचमेंट्स होते हैं या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स होती है, अगर हम उनके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कोई ऐसा ऐप हमारे फोन में या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाए जो कि क्या करे, हमारे पूरे सिस्टम को एनक्रिप्ट कर दे, हमारे पूरे डाटा को एनक्रिप्ट कर दे, और उसके बाद जाके हम उस डाटा को कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस अटैकर को जितने उसकी डिमांड है वो पैसे देने पड़ेंगे। बट यार ये बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे बेटर है कि हम कभी भी इस टाइप की मलिशियस वेबसाइट्स या फिर ईमेल्स अटैचमेंट्स या फिर कोई भी ऐड के ऊपर क्लिक ना करें। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम। तो कैसे आखिर इनसे लड़ा जाए और कैसे इनको प्रिवेंट किया जाए। तो सेफ्टी मेजर्स हम क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत इजीली लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है यहाँ पे, रेगुलर बैकअप करें, आपका जो भी डाटा है उसको रेगुलरली बैकअप करते रहें, कहीं ना कहीं पे हो सकता है गूगल ड्राइव पे या फिर आपके फोन में, कहीं ना कहीं पे आपको उसको बैकअप करते रहें ऑनलाइन। नेक्स्ट इज यूज अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। नेक्स्ट इज अवॉइड इंस्टॉलिंग पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड फ्रॉम सिक्योर वेबसाइट्स। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज ना करें, कहीं से चोरी वाले सॉफ्टवेयर यूज ना करें और रियल सॉफ्टवेयर यूज करें सिक्योर साइट्स से। कीप योर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग योर ब्राउजर अपडेटेड। अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को, यानी कि आप जो भी सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको अपडेटेड रखें और ब्राउजर को भी अपडेटेड रखें। अवॉइड विजिटिंग अनट्रस्टेड वेबसाइट्स, बी कॉशियस ऑफ सिक्योरिटी अलर्ट्स, यानी कि ऐसी वेबसाइट जिनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं उनको आप विजिट ना करें। अगला है यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स, चेंज पीरियडिकली, यानी कि पासवर्ड्स ऐसे रखें जो कि स्ट्रॉन्ग हो और यूनिक हो और साथ साथ में उनको टाइम टू टाइम चेंज करते रहें। अगला क्या है, एक्सरसाइज कॉशन ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स एंड अवॉइड सेविंग पासवर्ड्स। कोई भी आप पब्लिक कंप्यूटर चला रहे हैं तो वहाँ पे पासवर्ड सेव ना करें। इवन मैं तो अपने फ़ोन में भी पासवर्ड सेव नहीं करता हूँ, फ़ोन या फिर लैपटॉप में, क्योंकि यार पासवर्ड सेव करने से ब्राउजर में हमारे पासवर्ड स्टोर हो जाते हैं। तो अगर कोई और हमारा फ़ोन एक्सेस करेगा या फिर लैपटॉप एक्सेस करेगा तो वो हमारे पासवर्ड को डायरेक्टली पढ़ सकता है, रीड कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए ट्राई टू अवॉइड दैट। और पब्लिक कंप्यूटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहीं साइबर कैफे में जाते हैं या आप कोई पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कोई स्कूल में या फिर कहीं पे भी, तो उसको एक्सेस ना करें, वहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह सेव ना करें। और जैसे ही अगर आप लॉगिन करें तो उसके बाद लॉग आउट भी कर देना, ठीक है।
अगली बात आती है हमारी बी माइंडफुल ऑफ कुकी यूजेज ऑन अननोन साइट। तो फिर यार आपको हर कुकी यूजेज के लिए हमेशा अलाउ नहीं करना है, आपको देखना है कुकीज़ क्या क्या आप आस्क कर रही हैं, ठीक है। अलाउ ऑल कुकीज़ कई बार हम कर देते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम ऐसा ना करें। जो आप जिन साइट्स को आप जानते नहीं हैं वहाँ पे कुकीज़ अलाउ ना करें। अगला है परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ओनली ऑन सिक्योर एंड वेल नोन साइट्स। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऐसी साइट से करें जो कि वेल नोन है, जैसे कि फोन पे, पेपल या फिर हो सकता है पेटीएम, ठीक है। इन सब जो साइट्स हैं जो कि ट्रस्टेड साइट्स हैं, इनके थ्रू ही आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, इनके अलावा ट्रांजैक्शन ना करें। नेक्स्ट इज सिक्योर होम वायरलेस नेटवर्क्स विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो जो घर का आपका वायरलेस नेटवर्क है, इसको आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सिक्योर कर लें ताकि कोई भी इसको एक्सेस ना कर पाए। तो ये कुछ वेज हैं जिससे कि हम साइबर क्राइम को अवॉइड कर सकते हैं और बच सकते हैं साइबर क्राइम से। नेक्स्ट इज इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसको तो अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये सब प्रिवेंट करना कम आता है, बट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और कब हुआ था? सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट जो कि 2008 में अमेंड हुआ। बना कब था? 2000 में। और एक बार अमेंड हुआ कब? 2008 में। एड्रेसेस साइबर क्राइम्स एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो हमें गाइडलाइंस देता है कि कैसे प्रोसेस किया जाए, कैसे स्टोरेज किया जाए और कैसे ट्रांसमिशन किया जाए सेंसिटिव डाटा का। तो यार ये जो हमारा आईटी एक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें बताता है कि आखिर कैसे हमें, सारी की सारी गाइडलाइंस बताता है कि कैसे हमें डाटा को या फिर जो भी हमारा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको ट्रांसफर करना है, कैसे शेयर करना है, ट्रांसमिशन वगैरह, स्टोरेज, सब कुछ की गाइडलाइंस हमें बताता है। इट रिकॉग्नाइजेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, एस्टैब्लिशिंग लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट्स। और यार ये सारे सारे जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, ये इसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं, जो कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए। यानी कि कैसे ऑनलाइन क्या क्या चीज़ें कैसे होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आईटी एक्ट के तहत लिखी हुई हैं। और उनको पता है कि आईटी एक्ट के अंदर क्या क्या आता है, और अगर किसी भी टाइप का आपके साथ फ्रॉड होता है तो वो आईटी एक्ट के अंदर पनिश किया जाएगा, उसको देखा जाएगा। नेक्स्ट इज की प्रोविजंस। तो आईटी एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम्स एंड प्रिस्क्राइब्स पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेस। तो कोई भी ऑफेंस है तो उसके लिए कितनी पेनल्टी है वो यहाँ पे सब कुछ डिस्क्राइब की जा रखी है। नेक्स्ट इज साइबर सेल्स इन पुलिस स्टेशन अक्रॉस इंडिया स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स फैसिलिटेट्स द रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम्स। तो साइबर सेल्स में क्या होता है, हम साइबर क्राइम्स वगैरह रिपोर्ट्स दर्ज करा सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि हमारे साथ कुछ इस टाइप का फ्रॉड हुआ है या फिर जो भी हुआ है। The Act empowers government department to utilize digital formats for official documents, enhancing efficiency। तो यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वो डिजिटल फॉर्मेट का यूज़ करता है सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए, ताकि हम एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। अगला है हमारा साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, यानी कि एस्टैब्लिश टू रिजॉल्व डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम साइबर क्राइम्स। तो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं जो कि साइबर क्राइम की वजह से होते हैं, तो उन सबको सॉर्ट करने के लिए हमारे पास साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जो कि किस चीज़ से डील करता है वो सामने आपको लिखा हुआ है, जैसे कि डील्स विद ऑफेंसेस सच एज टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ पासवर्ड्स, यूज ऑफ पब्लिकेशन सेंसिटिव। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर देखी जाएंगी, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। तो आप ये सब कुछ देख सकते हैं। अगर आपसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आप यहाँ पे क्या क्या लिख देंगे, सच एज टैम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स, हैकिंग, पासवर्ड्स का अनऑथराइज्ड यूज करना, ये सब कुछ किसमें आता है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर आता है। नेक्स्ट इज इसकी इंपॉर्टेंस। तो देख सकते हैं आप, फैसिलिटेट्स सिक्योर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट कार्ड यूसेज, सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ इंटरनेट यूजर्स, प्रोवाइड लीगल मेजर्स टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स एंड प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल डाटा। तो लास्ट टॉपिक हमारा इस पूरे के बाद लास्ट में आता है हमारा इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि इन सब चीज़ों का हमारी हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड हेल्थ, इंक्रीज स्क्रीन टाइम ऑन वेरियस डिजिटल डिवाइस। अब देखिए यार, क्योंकि इंटरनेट का टाइम आ चुका है, सोसाइटल इम्पैक्ट के अंदर एक टॉपिक ये भी आता है कि आखिर हमारी सोसाइटी के ऊपर, यानी कि ओवरऑल हम पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब ये फिजिकली भी पड़ता है, मेंटली भी पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की जा रखी है, जैसे कि इंक्रीज स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग खराब हो रही है इंसान की, ठीक है। अब जैसे कि यार हो सकता है कि हमें लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उस वजह से हमारी फिजिकल एक्टिवनेस खत्म हो जाती है, मेंटली बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। कोई चीज़ अगर नहीं होती है या फिर कोई काम लगातार एक ही चीज़ करते रहने से हमारे ऊपर मेंटली बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है और इमोशनल वेलबींग भी खराब हो जाती है। प्रोलॉन्ग यूज एंड इम्प्रॉपर पॉस्चर कैन लीड टू हेल्थ इशूज। तो अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं लैपटॉप वगैरह का या फिर कंप्यूटर का या फिर सिस्टम पर, फोन में, तो इससे हमारा क्या होता है, पॉस्चर खराब हो जाता है। तो पॉस्चर के लिए यार यहाँ पे एक डायग्राम भी दे रखा है, आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि आपको बता रखा है कि कैसे आपको पॉस्चर बैलेंस रखना चाहिए। और सबसे पहले आता है यहाँ पे आपका एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स क्या होता है? एर्गोनॉमिक्स एड्रेसेस द डिजाइन ऑफ वर्क प्लेसेस, फर्नीचर एंड सिस्टम्स फॉर यूजर सेफ्टी एंड कंफर्ट। तो एर्गोनॉमिक्स वो ब्रांच है यार जिसके अंदर हम क्या समझते हैं कि जो भी वर्क प्लेस है वहां पे कैसा फर्नीचर यूज होना चाहिए, कैसा सिस्टम यूज होना चाहिए, जिससे कि यूजर की सेफ्टी और कंफर्ट बना रहे, यानी कि किस टाइप की चेयर है, किस टाइप की बेंच है, कैसा टेबल होना चाहिए। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है? हमारा एर्गोनॉमिक्स के अंदर आता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस स्ट्रेन, फैटिग एंड इंजरीज रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोलॉन्ग यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। तो एर्गोनॉमिक्स से हमारे फायदा क्या होता है कि इससे हमें थकान कम होती है, स्ट्रेन कम होता है और इंजरीज कम होती है। किस वजह से? डिजिटल डिवाइसेस के ज्यादा यूज से, यानी कि अगर हम ज्यादा यूज कर भी लें तब भी हमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है हमारा आई स्ट्रेन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो कि हमें यार कंप्यूटर के बहुत ज्यादा यूज से होती है, यानी कि यार हम कंप्यूटर के सामने बहुत देर तक हमें काम करना होता है, बिकॉज अब हमारा कंप्यूटर साइंस हमने ले रखा है, तो ऑब्वियसली कोडिंग वगैरह की वजह से हमें आई स्ट्रेन हो जाता है बहुत बार, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है? यहाँ पे यार जैसे कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, तो पहले बता दूं मैं, ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया है, ठीक है, और क्योंकि ऑनलाइन मुझे और कहीं से सूटेबल लग नहीं रहा था, एनसीईआरटी का ही डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। तो आप इसको अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अगर आपको लगता है कि आप इसको बना के अपने आंसर की प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हैं, तो हाँ यार इसको इंप्रूव कर सकते हो, तो फिर इसको बना सकते हो। अगर आपको जल्दी जल्दी बना सकते हो, आपकी अगर ड्राइंग स्पीड अच्छी है और ड्राइंग अच्छी है, तो फटाक से आप ऐसा एक डायग्राम भी बना सकते हो जिससे कि प्रेजेंटेशन बहुत हद तक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी ओवरऑल पेपर की, ठीक है। नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू स्क्रीन ग्लेयर स्पेशली ऑन स्मॉल डिवाइसेस कॉजेस आई स्ट्रेन। तो छोटे डिवाइसेस पे देखने से और ज्यादा आई स्ट्रेन हो जाता है, इसलिए वी ऑलवेज सजेस्ट कि आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं स्क्रीन रिलेटेड। अगला है एर्गोनॉमिक व्यू डिस्टेंसेस एंड एंगल्स। और एर्गोनॉमिक के अंदर आता क्या है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए चेयर से, कितने डिस्टेंस पे हमें काम करना है, ठीक है, सामने टेबल होना चाहिए और कितने डिस्टेंस पे हमें हाथ रखने चाहिए, कमर कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमें एर्गोनॉमिक्स के अंदर पता चलती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं, अरे भैया क्या बात कर रहे हो, हम तो लैपटॉप को एकदम रजाई वजाई ओढ़ के आराम से हम तो लैपटॉप के अंदर कोडिंग करते हैं, हम ये सब नहीं देखते। तो यार लॉन्ग टर्म में ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अगर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमारे पास एक वेल सूटेड एक टेबल होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, एक टेबल होनी चाहिए हमारे पास जिसके अंदर कि हम अपना सिस्टम रख सके और सारे के सारे काम हम उसके ऊपर कर सके। ये नहीं कि रजाई ओढ़ के उसके अंदर से नीचे हमने आलती पालती मार के बैठे हुए और हम कोडिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। वी शुड अवॉइड दैट थिंग, ठीक है, कभी कभी ठीक रहती है बट वी शुड अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड। और बाकी अभी तक यार चैप्टर ओवर होने वाला है, लाइक वगैरह नहीं किया तो लाइक कर दो यार, इतनी पूरी वीडियो देख के आते लाइक नहीं किया आपने अभी तक तो फिर लाइक कर देना प्लीज मेरी मेहनत के लिए, ठीक है। और आगे और ज्यादा पीवाईक्यूज वगैरह आप लोगों के लिए अपलोड होते रहेंगे, तो आई होप आप लोगों ने लाइक कर दिया होगा सब लोगों ने, ठीक है। और ठीक है आगे देखते हैं, पोस्चर एंड मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ। अब भैया ये क्या है? तो देखते हैं, बैड पोस्चर कंट्रीब्यूट्स टू बैक एचेस, नेक एंड शोल्डर पेन्स। तो यार अगर हमारा पोस्चर खराब होता है तो हमारी कमर में दर्द होता है या फिर शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा हमारा बैड पोस्चर ना हो, कहीं हम ऐसा करके बैठे हुए हैं तो उसकी वजह से यार क्या होता है, लॉन्ग टर्म में हमारी कमर वगैरह में हेल्थ इफेक्ट पड़ता है और जो कि सही नहीं है बिल्कुल भी। अगला है हमारा एर्गोनॉमिक वर्क स्पेस अरेंजमेंट्स प्रिवेंट्स फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड इंजरीज। तो जो एर्गोनॉमिक वर्क स्पेस होता है ये कोई भी इंजरीज वगैरह से हम प्रिवेंट करता है और किसी भी टाइप का हमारे लॉन्ग टर्म में कोई भी डैमेज हमें नहीं होता है, ठीक है। और कीबोर्ड यूजेज एंड हेल्थ, ओवर यूज ऑफ कीबोर्ड वेदर फिजिकल और वर्चुअल विदाउट एर्गोनॉमिक अलाइनमेंट। तो बेसिकली ओवरऑल यही समझ में आ रहा है कि यार हमें एर्गोनॉमिक अलाइनमेंट, एर्गोनॉमिक वे से हमें अपना पूरा पोस्चर मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जो भी चीजें हमें एर्गोनॉमिकली करनी चाहिए तो फिर उससे हमें ज्यादा हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओवरऑल हेल्थ इंपैक्ट, स्ट्रेस, फिजिकल फटीग एंड ओबेसिटी मे रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। तो ओवरऑल यही बात है यार कि अगर हम ज्यादा यूज कर लेते हैं तो फिर हमें थकान ज्यादा हो सकती है और हमारी स्ट्रेस ज्यादा हो सकता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको थोड़ा कम करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एर्गोनॉमिकली हमें सारी चीजें सेटअप करनी चाहिए, अपना टेबल वगैरह सब कुछ डिस्टेंस वगैरह मेजर करके एर्गोनॉमिकली हमें वर्क करना चाहिए। तो आई होप यार ये सारा का सारा चैप्टर पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यार इसके बाद 11th का पूरा सिलेबस डन है एंड देखता हूँ यार 11th के लिए आगे हो सकता है और भी वीडियोस आएंगी एंड आई होप सारा का सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी होंगी। अगर इससे पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो फिर यार अच्छे से कवर कर लेना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और विद इन टाइम एक्सप्लेन किया है, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स बना रखे, वन शॉट्स के अंदर सारी चीजें कवर कर रखी है, नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको, वन शॉट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आगे आपको क्या चाहिए यार? पीवाईक्यूज चाहिए, पीवाईक्यूज बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। और आगे क्या चाहिए आप नीचे कमेंट में बता दो, कुछ क्वेश्चन आंसर्स, लाइव प्रैक्टिस,
कोडिंग, प्रोग्रामिंग जो चाहिए नीचे कमेंट में बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, प्लीज शेयर कर देना अगर हो सके। शेयर तो नॉर्मली हम भी नहीं करता, बट अगर आप कर पाओ तो आप कर देना, ठीक है। बट आपका एक लाइक तो मुझे चाहिए, तो लाइक आप जरूर से कर देना, नीचे कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नोट्स वगैरह चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा।